Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In the last preceding lecture, we have discussed the second portion of your subject, legal drafting. The second portion of that subject is conveyancing. We have discussed in detail that what is conveyancing, what are its main topics which we will discuss. We have discussed in the preceding lecture the relevant laws which relates to the portion of conveyancing. We talk about the Contract Act, particularly Section 2, Section 10, Section 11 and 14. And I also refer you the Transfer of Property Act, according to which different kinds of properties transfer from one hand to other hand, regarding which deed to be executed. ये वो चीज़ें हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो डिस्कस की हैं कि भाई कन्वेंसिंग क्या है, इसके मुख्तलिफ जो डीड्स हैं उनके नाम जिस तरह यहाँ मैंने आपके सामने मेंशन किए और उनके फिर कंटेंट्स आपके सामने मेंशन किए, रेलिवेंट लॉ का आपको हवाला दिया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का उसके अंदर मैंने रेफर किया, आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का हवाला दिया, इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से मैंने बात की। तो आज हम थोड़ा सा आगे जितना हमने प्रीसीडिंग लेक्चर के अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीज़ें डिस्कस की, टुडे इंशाल्लाह मूव फॉरवर्ड एंड वी विल राइट डाउन a deed over this whiteboard before you in accordance with the rules as we have discussed. उन कवायद या उन कंटेंट्स के मुताबिक जो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उनके मुताबिक जो है वो हम यहाँ एक डीड जो है वो उसको राइट डाउन करेंगे और यू विल सी कि दैट डीड रिफ्लेक्ट द थिंग्स which we have discussed already. And you have to follow, you have to enhance your practice for the drafting. अगर ये आप ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं समझता कि आप जब उसमें कोई चीज़ जब लर्न कर पाएंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ जो चीज़ें मैंने मुख्तलिफ डीड्स जो आपके सामने लिखी थी और डीड्स के जनरली जो कंटेंट्स हैं वो आपके सामने जो मैंने मेंशन किए थे, मैंने नेम ऑफ द डीड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टी, वन पार्टी, सेकंड पार्टी, उसके बाद जब डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके बाद उनकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपके सामने लिखी, उसके बाद जब वो उसके जो लीगल हेल्थ क्लास है वो मेंशन की, विटनेस क्लास वो मेंशन की और वगैरह, तो ये कंटेंट्स जो है वो हमने डिस्कस किए थे। उन कंटेंट्स को मैं आपके सामने दोबारा रिप्रोड्यूस कर देता हूँ एक दफ़ा, और जितनी डीड्स मैंने लिखी थी, मैं सेल डीड, एक्सचेंज डीड, गिफ्ट डीड, ट्रांसफर, पार्टनरशिप डीड और सो मेनी, उनमें से कोई एक डीड हम उठाकर यहाँ ड्राफ्ट करेंगे आज। यानी आज हमारा टॉपिक क्या होगा कि जो मुख्तलिफ डीड्स मैंने कन्वेंसिंग में से लिखी थी उनमें से कोई एक डीड जो हम यहाँ ड्राफ्ट करेंगे, और ड्राफ्ट इस सीक्वेंस से करेंगे कि जो सीक्वेंस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, और आज आपकी यादानी के लिए यहाँ मैं उसको साइड में जो उसको रिप्रोड्यूस दोबारा कर देता हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए कि हमने जो तरतीब सामने यहाँ लिखी है वो तरतीब जो है उस डीड के अंदर नज़र भी आ रही है। तो ये मैं थोड़ा सा साइड पर करके इसको लिख देता हूँ। ये इसको आप पार्ट्स ऑफ डीड कहे या
कंटेंट्स ऑफ डीड के हैं। जो भी आप नाम देते इसको, तो इसमें सबसे पहले मैंने वो क्या बताया था, नेम ऑफ डीड। नंबर 2 पे क्या बताया था, डेट एंड प्लेस। नेम with full description of first party। इसी तरीके से नेम with full description of second party। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद पास्ट हिस्ट्री या रिसाइटल भी इसको कहते हैं। ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद डिक्लेरेशन, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफ डीड। उसके बाद लीगल हेयर क्लास, उसके बाद विटनेस क्लास, उसके बाद आपकी आ गई सिग्नेचर, ऑफ पार्टी, पार्टीज करके, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ विटनेस। एक तो मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी, ये कंटेंट्स है। नेम ऑफ द डीड से लेकर सिग्नेचर ऑफ द विटनेस तक, इस सीक्वेंस के साथ आपकी जो डीड जो चलेगी। फिर एक और चीज आपके साथ बता दूं, ये तो कंटेंट्स हो, 3 स्टेजेस और स्टेप्स, या इन 3 जो स्टेजेस है वो क्या है, ये स्टेजेस ऑफ डीड, ये पता होने आपको बहुत जरूरी है। कंटेंट्स तो आपको हो गए पता, रेलिवेंट लॉ का मैंने आपको रेफर दे दिया, अब स्टेजेस का भी होगा पता मुझे। नंबर 1 3 स्टेजेस है। कितने स्टेजेस हैं डीड के? 3। प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन, और नंबर 3 रजिस्ट्रेशन।
complete attestation. These are the three stages of a deed. यानी एक डीड जो है वो उसके तीन मराहल हैं. प्रिपरेशन, यानी जब आप उसको एक कागज पर उतारते हैं, उसको आप तहरीर में लेके आते हैं, इन कंटेंट्स की रोशनी में उनके दरमियान जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको जब आप एक कागज पर उतारते हैं तो उस कागज पर उतारे जाने का नाम है, लिखे जाने का नाम है प्रिपरेशन. दूसरा मरहला है एग्जीक्यूशन. जब उस डीड पर रिस्पेक्टिव पार्टीज के आप सिग्नेचर करवा देते हैं तो दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि फर्स्ट पार्टी के, सेकंड पार्टी के या बायर सेलर के, बेचने वाले के, खरीदने वाले के जब साइन हो जाते हैं उस पर, विटनेसेस के साइन हो जाते हैं उस पर, अंगूठे लग जाते हैं, थंब इंप्रेशन लग जाते हैं, अगर थंब इंप्रेशन लगने हैं तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो गया. अब तीसरा मरहला है उसकी रजिस्ट्रेशन या अटेस्टेशन. एज अ केस में भी बाद चीजें जो है वो रजिस्टर करवानी होती हैं जो कॉम्पिटेंट रजिस्ट्रार के पास या नोटरी पब्लिक के पास, और बाद जो है वो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, ये आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर पता है कि कौन से पार्टों में आपने पढ़ा था, ये सेक्शन 17 और 18 के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनके रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे जिनके रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल और जिनके ऑप्शनल है वो आपके अटेस्ट करवा लेते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से. तो वो जो रजिस्ट्रेशन हो या अटेस्टेशन हो जाता है केस में भी, तो ये तीसरा मरहला है. उर्दू में अगर इसको मैं कहूँ तो इसको यूं होगा तहरीर, तकमील और तस्दीक. उर्दू में कहेंगे तो क्या कहेंगे? तहरीर, तकमील, तस्दीक. यानी प्रिपरेशन का मतलब तहरीर, एग्जीक्यूशन का मतलब तकमील, इन पर साइन शान हो गए, और तस्दीक यानी रजिस्ट्रेशन या अटेस्टेशन में. जैसे जो आप स्टेजेस ऑफ अ डीड. एक चीज और मैं थोड़ी सी आपको जो बताया इससे पहले जो चीजें उनको थोड़ी सी रेपिटेशन के साथ थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको देकर थोड़ी सी एक इजाफी चीज बताऊं कि तीन चीजें मेरे भाई जान में रखनी है. नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट है कि आपने जहन से नहीं होता. जो एसेंशियल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने जहन में रखने हैं. सेक्शन 10 आपको फिंगर टिप पर होना चाहिए, उसके कंटेंट्स आपकी फिंगर टिप पर होना चाहिए. इसको लिखने से पहले सेक्शन 10 क्या है कि एग्रीमेंट विच आर कॉन्ट्रैक्ट, इनके कौन से एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है, वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे. और इन्फोर्सेबल बाय लॉ कौन से होते हैं जिनका लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसीडरेशन हो, और जो रिटन हो, साइंड बाय द पार्टीज हो, अटेस्टेड बाय द विटनेसेस हो, और उनका जो वो कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल हो, कॉम्पिटेंट पार्टीज ने उनको एग्जीक्यूट किया हुआ हो. जो सेक्शन 10 के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो लिखी हुई है. मैं देखता हूँ अगर मेरे पास है तो मैं आपको सामने जो रीड कर देता हूँ सेक्शन 10. तो इस तरीके से जो है वो आपने इनको लेकर जो वो चल रहा है. अगर इसके बगैर जब आप चलेंगे सेक्शन 10 यानी कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको ये पता का फिर कंसेंट फ्री कंसेंट आप देखेंगे कि कंसेंट फ्री कंसेंट का जो मैं यहाँ हवाला दूंगा उसके बगैर जब आप आगे मतलब नहीं बढ़ सकते. उसको इसमें डीड के अंदर आपने उसका हवाला देना होता है. ये बुनियादी चीजें हैं जिनको बड़ा लाभ जो है वो ख्याल रखना है. वो अभी नहीं है मेरे पास, मतलब ये कि वो आपने कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा हुआ है पार्ट 1 में, उसको आपने सेक्शन 10 को जो है वो रीड आउट जो वो कर लेना है. बातें वही है जो मैंने आपके साथ बता दी है कि सेक्शन 10 यही है कि जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ कौन से होते हैं? जो कॉम्पिटेंट पार्टीज ने इंटर किए हो, फ्री कंसेंट किए हुए हों, विद पोर्शन कंपल्सन किए हुए हों, जिनका ऑब्जेक्ट लॉफुल हो, जिनकी कंसीडरेशन लॉफुल हो, जिनमें डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी जो है वो क्लियर हो, यानी एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल कर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं.
तो वो आपको उस खाका उसका ध्यान में रखना है, तब आप जाके। दूसरी चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, देखिए मैंने आपको इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का हवाला दिया था शायद पहले कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा था ऑनरशिप, उसके बाद आपको कौन कौन से एक्वायर करने के, कौन कौन से लूज करने के टॉपिक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कौन कौन से मोड है जिसके लिए आपको किसी चीज की ऑनरशिप आपको टाइटल हासिल होता है, और कौन कौन सी जो लूज होता है। तो ये हासिल होना या लूज होना, ये इसका जो रेलिवेंट लॉ है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, तो आप उसको एक टॉपिक जो है कंसेप्चुअल बेस्ड टॉपिक पढ़ते हैं, जो फॉर्मुलेटेड स्टैट्यूटरी जो लॉ इसका पढ़ते हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसके अंदर चाहे सेल हो, एक्सचेंज हो, गिफ्ट हो, मॉर्गेज हो, लीज हो, व्हाटएवर इज, तो मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है वो आपको वहां प्रोवाइडेड है। हाँ, अलबत्ता आपकी जो अगर पार्टीशन है, तो अगर वो प्रॉपर्टी अगर आपकी शहर जायदाद है तो पार्टीशन एक्ट 2012 पंजाब के अंदर है, बाकी जगहों पर शायद कश्मीर में इसका मुख्तलिफ है और जगहों पर इसका मुख्तलिफ है। और अगर चूंकि ये RIB का अपना एक कानून होता है, सिवाय उन कानून के जो फेडरल नोलियत के होते हैं, उसी तरीके से अगर आपकी दही इलाके की है तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन 135 से आगे जो है, अगर लीगल पार्टीशन करनी है तो सेक्शन 135 के तहत दरखास्त देंगे। अगर प्राइवेट पार्टीशन आपने अपने तौर पर खान की तकसीम के लिए उसको करना है, उस पर रजिस्टर हो जाते हैं, तो सेक्शन और वह डीड तैयार करनी है तो सेक्शन 147 जो है वो ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगी। इसी तरीके से अगर आपने पार्टीशन डीड करनी है तो पार्टीशन एक्ट 1932 के तहत आपने करनी है। यानी जो रेलिवेंट लॉ है भाई, कट मैं सारी स्टोरी शॉर्ट, कि जो चीज आप लिखना चाहते हैं तो वो चीज जो है वो उस किसी लॉ के मुताबिक होगी, वो आपके जहन में होनी चाहिए। चौथी चीज जो आपके जहन में होनी चाहिए, यानी कौन कौन सी, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बता चुका, एक मैंने आपको वो टॉपिक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का बताया, उसके बाद मैंने आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बताया, मुख्तलिफ और कानून का हवाला दिया जो रिलेवेंट थे। उसके बाद एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगरचे वो आपके इस स्टेज पर आपके से रिलेवेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के एतबार से आपके आपके साथ रेलिवेंट है। ये डीड जो डिफरेंट डीड्स हैं जो मैंने प्रीवियस के अंदर बताई थी, ये हर डीड कितनी स्टॉक वैल्यू पर जो तहरीर होगी, तो ये जो चीज है ये इसके अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी में वेरिएशन आ जाती है। गवर्नमेंट जो है वो नित नई इस पर जो पॉलिसियां बदल करती रहती है, नए रेट जो है वो मुख्तलिफ औकात कार के अंदर जो वो तैयार होते रहते हैं। कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीर गवर्नमेंट भी करती रहती है अपडेट इसको, और कश्मीर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो इसको जो है वो अपडेट करता है, और अगर पंजाब के अंदर है तो पंजाब गवर्नमेंट इसको करती है, क्योंकि ये सूबाई उस खाते में जो है वो फाल करती है चीजें, फेडरल गवर्नमेंट का एम्बेड में ये नहीं है। तो इसको यानी कि मिसाल के तौर पर अगर 2% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, 2000 का लगेगा, 10,000 का लगेगा, 50,000 का लगेगा, लाख रुपए का लगेगा, तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू और उस वक्त का जो करंट रेट इशूड बाय द कंसर्न गवर्नमेंट होता है वो, और उस पर जितनी जो उन्होंने टैक्सेस जो है वो किए होते हैं, उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए इस चीज़ की मेजरमेंट की जाएगी। लेकिन ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको एट द एंड जो है उसके कंसेप्ट का पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट तक, उसके रजिस्ट्रेशन एक्ट तक, फिर उसके बाद जो वो आपके जो अदर इनेबलिंग लॉ है उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। फिर आगे चलकर ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जितनी तहरीरें हैं ये आपने कितनी 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 वैल्यू के स्टाम्प पर जो वो करनी है। लेकिन ये आखिरी बात जो उस वैल्यू वाली है, ये स्टेज पर आप बेशक इसको बेशक नजरअंदाज कर लें, लेकिन एक साइड पर अपने जहन में जो अपने रखनी है, ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो ये चीज़ आपको काम आएगी। तो ये थी जो चीज़ें जो इस आपके टॉपिक से रिलेटेड थी। अब इनमें से कोई एक चीज़ कौन सी डेट्स मैंने आपको लिख के दी थी जहन में है, मुझे दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रोड्यूस की थी कि सेल डीड है, आपके एक्सचेंज डीड है, मॉर्गेज डीड है, लीज डीड है, पार्टीशन डीड है, पार्टनरशिप डीड है, सो एंड सो। उनमें से कोई एक जो है वो हम उठाते हैं और उसको इस तरतीब के साथ जो हम लिखेंगे, उसको यहाँ ड्राफ्ट करेंगे और यू विल सी के आपको उस तहरीर के अंदर जो है वो नजर आएगी उसकी रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको कंटेंट्स पढ़ाते हुए क्या बताया, अगर हम सेल डीड को लेते हैं
हम उन मुख्तलिफ डेट्स को जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको तहरीर थी लिख के दी थी उनमें से सेल डीड आज ड्राफ्ट कर लेते हैं। तो सेल डीड को अगर हम ड्राफ्ट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर में हमने जाना था, इस सीक्वेंस में हमने जाना था। इस सीक्वेंस को आपने जो है से नहीं निकालना, इस सीक्वेंस को आपने ध्यान में रखना है, तब आप यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट करेंगे। तो सबसे पहले वो देखें कि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द डीड। तो हम चूंकि सेल डीड ड्राफ्ट कर रहे थे, यही उसका नाम है, सेल डीड। ये सबसे पहले ऊपर सेंटर में आप ये बात देखेंगे, मतलब ये आपका पेज है, ये इस लाइन से इधर और इस लाइन से इधर जो है वो यहाँ से ऊपर, और ये आपका पेज हो गया। अगर आप एक पेज पर इसको उतार रहे दो, आप ये सेंटर है, जहाँ ऊपर से थोड़ा सा आपने टॉप छोटा है, जिस तरह बॉटम छोड़ना था, इस तरीके से लिखाई का एक तरीका होता है। तो कैपिटल लेटर के अंदर आपने नेम ऑफ द डीड लिखना है। ये होगी आपकी सेल डीड। और लाइन करके इसको मुझे थोड़ा खूबसूरती आ जाएगी। सेल डीड ऑपरेशन, यानी ये पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक होगी बात। दूसरे मरहले पर मैंने आपको कहा कि आपने डेट एंड प्लेस लिखनी है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक शक्ल बनाकर लिखने जाए। हम कहेंगे जी कि दिस सेल डीड, यहां से अपने पारा जवाब हमने शुरू कर दिया, दिस सेल deed is executed on आज क्या तारीख 20th of May 2020 at रामापुर। कोई भी जहां भी आप बैठ के लिख रहे हैं, एट रामाकोट बिटवीन, यानी यहां पे डिस्ट्रिक्ट का बेसिकली नाम डालना है, वो विलेज या तहसील या वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप वो तहरीर करें उस डिस्ट्रिक्ट का आप नाम मेंशन कर दिया। जिस तहसील हेडक्वार्टर में आप बैठ के कर रहे हैं तो उस तहसील हेडक्वार्टर का जो आपने यहां हवाला देना है, बिटवीन करके आगे कंटिन्यू कर दें। तो ये आपका यानी दिस सेल डीड इज एग्जीक्यूटेड ऑन 20th of May, ये देखें आपको ये डेट आ गई और एट रामाकोट आपकी प्लेस आ गई। ये दूसरी बात आपकी जो वो मुकम्मल होगा। बिटवीन नंबर 1 सलीम, मैं शार्ट लिख देता हूं, मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना कर सकते ना। सलीम सन ऑफ मजीद, ये आपने पूरा नाम लिखना है, उसका मोहम्मद सलीम जो भी जिस तरीके से भी है। जब आप फॉर्मली इसको ड्राफ्ट करेंगे तो उसमें आपने पूरा लिखना है। इस वक्त जो वो सिर्फ आपको एक तरतीब समझाने के लिए इसमें शार्ट लिख रहा हूं। सन ऑफ मजीद आर ओ विलेज कहोटी रेजिडेंस पहले लिखने से पहले उसकी कास्ट मोगल, एज 53 इयर्स, एक फर्जी नाम लिखा हुआ, आर ओ विलेज कहोटी, पोस्ट ऑफिस खास, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट
ठीक है भाई, ये आपकी एक पार्टी का आपका नाम आ गया। मैंने आपको कहा था नेम ऑफ द फर्स्ट पार्टी, तो ये आपका नाम जो है कंप्लीट हो गया। इसको आगे आपने जहां ही ब्रैकेट के अंदर इसका नाम आपने इस डेट की हद तक बदल देना है। बदल इस तरह देना है क्योंकि नीचे जब आप आगे डेट इसको ड्राफ्ट कर रहे होंगे तो ये इतना बड़ा नाम उठाकर पूरा बार बार लिखना मुनासिब भी नहीं लगता और मुश्किल भी हो जाता है। इसलिए आप इसको यहां ही ब्रैकेट में लिखेंगे, हेयर इन रेफर्ड या हेयर इन कार्ड। फर्स्ट पार्टी एक दफा मैं पढ़ा रहा था तो किसी स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि सर इसको हम सेलर भी लिख सकते हैं। तो सेलर आप इसको लिख सकते हैं। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो इसको एक नाम देना है इस डेट की हद तक। आप इसको फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी करके भी कर सकते हैं और अगर सेल डीड है तो आप सेलर परचेजर करके भी कर सकते हैं। हेयरिंग कार्ड सेलर भी आप कह सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट इसका रूल नहीं है, सिर्फ आप इस डेट की हद तक आप इसका नाम रखते हैं। तो वो नाम जो हमने इसका फर्स्ट पार्टी रख लिया। एंड या एंड उस डेट की तरफ थोड़ा खूबसूरती के लिए यहां सेंटर में आप लें। एंड नंबर 2 अकील सन ऑफ जाकर कास्ट राजपूत एज 49 ईयर आरो डोडकी पोस्ट ऑफिस खास तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट ये हमारा ये जो तीसरी बात है ये बीमारी मुकम्मल होगी। अब देखिए हम उसी सीक्वेंस में जा रहे हैं। जो कंटेंट्स जो तरतीब जो सीक्वेंस मैंने आपके साथ शेयर किया था पहले कि हमें इस तरतीब में जब अपने डेट को इससे बनाते जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम उसको बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब इससे अगले मरले पर हमने याद रखें कि क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए अच्छा इसका भी सेकंड पार्टी नाम रख लें, हेयरिंग कार्ड सेकंड पार्टी, हेयरिंग कार्ड सेकंड पार्टी। तो इस डेट के अंदर आप जब जब सलीम का हवाला देंगे तो हम फर्स्ट पार्टी कहेंगे, जब जब अकील का हवाला देंगे तो हम सेकंड पार्टी कहेंगे, क्योंकि हमने उसके अंदर उसकी बात खत्म कर दी कि इसका नाम इस डेट किया तक सेकंड पार्टी रहेगा और इसका नाम इस डेट किया तक फर्स्ट पार्टी रहेगा। तो ये बात। इसके बाद अगला रहा है आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हमने और उसकी फिर पास्ट हिस्ट्री हमने ये हवाला देना है। देखिए ये फर्स्ट पार्टी है जिसकी तरफ से डीड हो रही है, सेल ये कर रहा है। ऑफ कोर्स के जो बंदा प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है वही फर्स्ट पार्टी होती है, क्योंकि वो लिख के दे रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी है वही लिख के देगा कि मैं ये अपनी प्रॉपर्टी फलां को मुंतकिल करता हूं। जरा परचेजर तो लिख के नहीं दे सकता, उसके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, वो तो खरीद रहा है। तो ये जो फर्स्ट पार्टी है, ये जो सलीम है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली इससे बिलोंग करती है। तो हमने ये देखना है कि कौन कितनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद वो किस खिवट में पाई जाती है, किस खसरे में पाई जाती है और किस खतौनी में उसका नंबर क्या है। उसके बाद वो किस मौजे में पाई जाती है, कौन सी तहसील में पाई जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है।
ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो हम लिखेंगे कि वेयर एज द फर्स्ट पार्ट इज ऑनर इन पोजीशन ऑफ लैंड माइनिंग फॉर से एक कनाल है, 1 कनाल बेरिंग खसम नंबर 45, कीवर्ड नंबर 149, खुदोनी नंबर 214। ये फर्जी नंबर दे रहा हूं मैं, सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये नंबर जो मैं कहां से उठा कर लिख रहा हूं। ये एक फर्जी नंबर दे रहा हूं खानापुरी के लिए। बाकी जब आपके पास कोई डीड आएगी तो आपने उसके डॉक्यूमेंट से देखकर वो खसरा नंबर लिखने होंगे, जो उनके दरमियान आपस में जो चीज तय होगी कि कितनी जमीन जो सेलर जो परचेजर को दे रहा है वो आपने बात देखनी होगी। तो हेयर सिर्फ एक खानापुरी के लिए मैं आपको वो चीजें फिल कर रहा हूं ताकि कंप्लीट डीड जो तैयार है और आपके सामने जो एक स्ट्रक्चर उसका खाका जो आपके सामने बैठ जाए। अच्छा, हम किस तरीके से लिखेंगे इस डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाली बात को? यहां से बात शुरू करेंगे कि एक नया पैरा शुरू करेंगे आप कि वेयर एज दैट दी, ये जो जुमले होते हैं बेसिकली लीगल लैंग्वेज को एक जुमला एक पैरा जो स्टार्ट करने के लिए होता है, सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये वेयर एज से जाके आप मतलब डिक्शनरी ढूंढना शुरू करते हैं आपके भाई इससे क्या मुराद है और ये क्या है और आप कंफ्यूज होकर बैठे। ये सीक्वेंस और एक पैरे के लिए तरतीब बनाने के लिए वेयर एज का वैसे मतलब होता है जबकि, ठीक है। तो लीगल लैंग्वेज के अंदर जो पैराज है वो इसी अंदाज में शुरू होते हैं कि अब हम कहेंगे कि वेयर एज द फर्स्ट पार्टी इज ऑनर इन पोजीशन ऑफ लैंड माइनिंग 1 कनाल बेरिंग खसरा नंबर 44, कीवर्ड नंबर 149, खुतोनी नंबर 214, मोजा चकदार, तहसील डिस्ट्रिक्ट रावला। ठीक होगी बात? अब यहां तो आपकी हो गई बात डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी की हद तक मैं लिखता हूं, ये तारीफ करता हूं। अब इससे अगला पर्दा आ गया कि पास्ट हिस्ट्री, इस प्रॉपर्टी की पास्ट हिस्ट्री कि हमने ये लिख तो दिया कि फर्स्ट पार्टी इज ऑनर इन पोजीशन ऑफ लैंड माइनिंग 1 कनाल बेरिंग कीवर्ड नंबर 100, खुतोनी नंबर 100, खसरा नंबर 100, सिचुएटेड मोजा 100, तहसील डिस्ट्रिक्ट रावला। लेकिन ये भी बताना है कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे के पास, इस जो सलीम है ये प्रॉपर्टी सलीम के पास आई कहां से है? अब आई कहां से है? देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास तमाम रेलिवेंट जो लॉज है उनका हाता होना चाहिए आपके पास। मैंने आपको इंग्लिश स्टूडेंट्स का उस दिन जब ये जनरली समझा रहा था कि आपको ये सब्जेक्ट, तो आपको क्या पता था कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस के तनाज़ुर के अंदर आपके पास प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं। या प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिलती है, जब खरीदते हैं, या कोई आपको हिबा करता है, एक्सचेंज की नतीजे में मिलती है, कोर्ट की डिग्री के नतीजे में मिलती है, या गवर्नमेंट आपको अलॉट करती है। ये कुछ चीजें हैं कि जिनके जरिए से आपको प्रॉपर्टी मिलती है। तो अभी इनमें से कौन से मोड से आपको ये प्रॉपर्टी मिली, ये जिसका हवाला हमने दिया, पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि वेयर एज द फर्स्ट पार्टी इज ऑनर, बल्कि एक और वर्ड यूज करते हैं एक्सक्लूसिव ऑनर। एक्सक्लूसिव का मतलब बिला शर्त गैर, यानी कि इसके अलावा कोई और इसका मालिक नहीं है। असल में कानून तकाजा करता है इस चीज का कि आपकी डीड जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक एसेंशियल ये है कि देयर मस्ट बी सर्टेनिटी रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर, कि उस दिन भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई गाड़ी बेच रहा हूं तो गाड़ी कौन सी बेच रहा हूं, उसका इंजन नंबर क्या है, उसका चेसिस नंबर क्या है, वो कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, वो ट्रक है, कोई वो बस है, कोई वो जीप है, वो क्या चीज है। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी, उसका क्या खसरा नंबर है, क्या कीवर्ड नंबर है, कौन सा मुद्दा है, तो दैट मस्ट बी क्लियर। तो क्लियरिटी जो है वो इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। इस तरीके से ये भी कानून तकाजा करता है कि इसके अंदर ये भी क्लियरिटी होनी चाहिए कि तमाम तर शकों को शुबात से मुबर्रा होनी चाहिए प्रॉपर्टी, तमाम तर बारे कफालत बारे कानूनी से मुबर्रा होनी चाहिए, तमाम तर जो है लिटिगेशन से मुबर्रा होनी चाहिए, तमाम तर उस पर जो कोई कतगन ना हो, कोई और उसका मालिक ना हो, कोई और किसी का उस पर लिगन ना हो, किसी और का कोई हक जो उससे न जुड़ा हुआ हो। इसलिए ये वर्ड आप एक्सक्लूसिव का वर्ड लिखकर अपनी इस बात को क्लियर करते हैं
ये जो फर्स्ट पार्टी क्लियर करती है कि मेरे अलावा और कोई इसका मालिक एक्सक्लूसिव, दैट द फर्स्ट पार्टी इज एक्सक्लूसिव owner in possession of land mining one canal bearing खसरा नंबर ये मैं ऊपर से मिटा देता हूं। तो ये जो बात जब हमने जहां से एंड छोड़ी है यहां से हम ऊपर से शुरू करते हैं। बेरिंग खसरा नंबर 147, कीवर्ड नंबर 144, खतूनी नंबर 221, मौजा चकदार, कोई भी जो भी मौजा है फर्जी नाम लिखाएंगे। तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट यहां तक तो आपकी आगे से आपने इतनी बात लिखी है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ दी प्रॉपर्टी है यहाँ या आपका यहाँ की बात का एक पोर्शन हो गया मुकम्मल कि आप जो फर्स्ट पार्टी है जो असलीम है वो ऑनर इन पोजीशन ऑफ एक्सक्लूसिव ऑनर इन पोजीशन ऑफ लैंड वैल्यू वो वन कनाल बेरिंग खसरा नंबर 147, कीवर्ड नंबर 144, खतूनी नंबर 100 मौजा चकदार तहसील डिस्ट्रिक्ट आगरा कोर्ट जो ये आपने लिख दिया। अब हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर्टी इस सलीम के पास आई कैसे से। ये फर्स्ट पार्टी है, ये इसने कहीं खरीदी थी, अगर इसने कहीं जबरासी में आई होगी या किसी ने इसको हिबा करके दी होगी या किसी से इसने एक्सचेंज की होगी, जो कुछ भी किया जी या गवर्नमेंट ने इसको अलॉट की या कोर्ट की डिग्री जो कुछ भी उसने किया है जिस तरीके से उसके पास आई है वो हवाला आपने यहाँ देना है। वो मैं मिसाल के तौर पर आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से आपने हवाला देना है कि थ्रू फर्स्ट की उसने परचेज की थी, ये प्रॉपर्टी उसने परचेज की थी तो परचेज का काम ये सेल का थ्रू उस परचेजिंग का हवाला देना है थ्रू सेल डीड नंबर 1294 12941 dated 5/2009 and wide mutation number
45-50 sanction through registered sale rate. Registered sale rate number so and so, म्यूटेशन नंबर 45-50 सैंक्शन यानी मंजूर हुआ। जरा इसके बाद की डेट होगी, रजिस्ट्री के बाद की डेट होगी, तो फर्स्ट के लिए वो 2005 महीने की है, इसको 20 अगस्त 20/8/2009 कर देते हैं। 2-4 महीने बाद इंतकाल होता है रजिस्ट्री के। ये आपका आ गई इसकी पास हिस्ट्री, ये होगी आपकी इसकी पास हिस्ट्री। आपने इसका माजी बता दिया, इस डीड का आपने क्या बताया, माजी बता दिया कि ये जो प्रॉपर्टी है, whereas the first party is honor in possession of land mining 1 canal bearing khasra number 147, खिवट नंबर 144, खतौनी नंबर 221, मौजा चकदार तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट बावलाकोट थ्रू रजिस्टर्ड सेक्रेटरी नंबर 2941 डेटेड 5/2009 एंड वाइड म्यूटेशन नंबर 45-50 सैंक्शन ऑन 8/8/2009। ये वाइड का मतलब था मुहर्रा। ठीक हो गई ये बात। अब आपकी यहां तक जो कंटेंट्स है, इस जगह तक वो आपकी तरतीब जो मुकम्मल होगी। अब आ गई आपकी डिक्लेरेशन। अब जाहिर बात है कि फर्स्ट पार्ट डिक्लेरेशन का मतलब है कि अपनी डिक्लेयर करना, करार देना, उस मंशा का इज़हार करना। जो बंदा बेच रहा है तो आप अपनी उस मंशा का वो एक फॉर्मल वे के अंदर इज़हार करेगा। अब फॉर्मल वे के अंदर इज़हार करते हुए कोई फिर सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है 10 या सेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि वो कॉम्पिटेंट हो। हमने शुरू में एज क्यों मेंशन किया है, ताकि आप कर सके कि वो माइनर नहीं है और वो बहुत एक्सट्रीम ओल्ड एज भी नहीं है। अब आप यहां जब उसकी डिक्लेरेशन करने से पहले ये बात मेंशन करेंगे कि उसके तमाम सेंस काम करें, यानी बाकायमी होश हवास से खमसा। आप लोग फिल्म में मुख्तलिफ जो डीड्स पढ़ते होंगे अपनी लाइफ के अंदर, आप लेकर फील्ड से अलग आपका पार्ट 3 में पहुंचेंगे तो डीड्स जो आपकी नजर से गुजरी होगी मुख्तलिफ इकरारनामा जात या वगैरह वगैरह, तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक लफ्ज लिखा होता है बाकायमी होश और हवास खमसा। इसका क्या मतलब होता है कि मैं भाई साउंड माइंड, मेरे तमाम जो 5 सेंस होते हैं, यानी कि देखने का, सुनने का, बोलने का, सूंघने का, छूने का, वो मेरे फंक्शन है। और साउंड बाइट की जो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ने प्रोवाइड किया वो यही है कि जब आपको ये पता हो कि जो आप करने जा रहे हैं इसके आपके राइट्स पर क्या इंपैक्ट है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साउंड बाइट पर्सन ना। तो उस डेफिनेशन के तनाजुर में आप ये बात देखनी है कि जहां डिक्लेरेशन देते हुए आप यहां मेंशन करना, तो मेंशन करके दिखाता हूं आपको कैसे मेंशन करना है। एक तो ये मेंशन करना है कि आप पर आपके तमाम सेंस काम कर रहे हैं, और फिर दूसरा आपने कि आप पर कोई दबाव नहीं है, आप ये काम बिला इकरार व जबर बारज़ामंदी खुद कर रहे हैं। और फिर ये दो बातें मेंशन करने के बाद कि जब आप ये मेंशन कर चुके होंगे कि भाई मेरे जो सेंस ऑफ बॉडी है वो फंक्शनल है और मुझ पर कोई इकरार नहीं है, कोई जबर नहीं है,
कोई कोर्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, ताकि हम फ्री कंसेंट को इंश्योर कर सकें उसकी। फिर आप कहेंगे कि नाउ द फर्स्ट पार्टी इन प्रेजेंस ऑफ इज ऑल सेंसेस, उसके तमाम सेंस जो है वो मौजूद है, एंड विदाउट कोर्शन और कंपल्शन, फ्रॉड और misrepresentation or undue influence at its own motion, transfer the above said land to the name of second party. To the name of second party. अब शायद आपके जहन में ये बात आए कि यार इस बंदे ने जो है वो इस प्रॉपर्टी के पैसों का जिक्र काम किया, तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके अंदर हमें वो जिक्र करना है, उनका कंसिडरेशन होगा वो, और जितने भी कंसिडरेशन को पे करने का तरीका होगा, डिलीवरी अपोजिशन का तरीका होगा, और भी जितने जो मामला होंगे, ईजमेंट राइट ट्रांसफर का मामला है, तो वो सारी बातें जो हम टर्म्स एंड कंडीशन जो इसमें देखिए पैसे वेरी करते हैं, मुख्तलिफ लोग अपनी कीमत का जो तयन है अपनी प्रॉपर्टी के लिहाज से वो करते हैं, तो वो जो भी करते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशन जो शराइत है उन्हीं के अंदर जो है वो चीज जो मेंशन होगी। तो ये डिक्लेरेशन जो है वो आपने डिक्लेरेशन जो आपने मेंशन करनी है, जिसमें आपने अपनी मंशा का इज़हार करना है कि आप ये चीज जो है वो दूसरे बंदे को मुंतकिल कर रहे हैं और आपके सेंस काम कर रहे हैं, आप अपनी आजाद मर्जी से कर रहे हैं, आप पर किसी का दबाव नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये जब आप यहाँ इसके बाद इस पैरे के बाद आप ये करेंगे डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन की कोई हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आपने ध्यान रखना है। नाउ आपने जुमला इस तरीके से शुरू करेंगे, ये वाला, नाउ द फर्स्ट पार्टी in presence of his all senses and without caution undue influence, या अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा सोसाइटी के अंदर जो जो मुख्तलिफ रिश्ते होते हैं उनके अंदर जो है वो एक रिश्ता डोमिनेटिंग होता है और एक रिश्ता डोमिनेटेड होता है। यानी बाप और बेटे का रिश्ता, इसमें बाप डोमिनेटिंग है, बेटा डोमिनेटेड है। टीचर और स्टूडेंट का जो रिश्ता है इसमें टीचर डोमिनेटिंग है और जो स्टूडेंट है वो डोमिनेटेड है। वकील और क्लाइंट का रिश्ता, इसमें वकील जो डोमिनेटिंग है और उसका वो है क्लाइंट है वो डोमिनेटेड है। यानी बाला और जरी उनके रिश्ते की तकदीस, उनके रिश्ते की जो एक सेंटिटी है उसकी जो तकदीस और अजमत है वो इस तरह की है कि उनमें एक रिश्ता बाला और एक नहीं है। ठीक है ना, आपका जो क्लाइंट है होगा वो आपको कितने एहतराम से बुलाएगा और आपका जो हमेशा उसके साथ रिलेशन होगा वो आपका डोमिनेट होगा। इस तरीके से डॉक्टर और पेशेंट का आपका ऑफ कोर्स डॉक्टर का डोमिनेट होगा। एक रिश्ता डोमिनेटेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, यानी कि वकील क्लाइंट को डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस कर सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस जो जायज ना हो। यानी कि मिसाल के तौर पर वो कह रहा है वकील साहब है मेरे, तो मैं क्या इसमें करूं, मतलब मैं प्रॉपर्टी के पीछे पड़ गया, मैं चलो दे देता हूं, मैं मजबूर हूं, इनकी बड़ी नेकियां मेरे साथ। इसी तरीके से टीचर जो है अपने स्टूडेंट को इस चीज पर करे तो वो कहे यार ये मेरे उस्ताद है, बड़ा इनका मेरा एहतराम है, इनका रिश्ता है,
तो बस ये भी मैं मजबूर हूं। तो इसको कहते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी आप बेसिकली अपने तौर पर आप अंदर से मुतमईन नहीं है, आपकी कंसेंट आजाद नहीं है, आपकी कंसेंट पर वो इन्फ्लुएंस है, वो असर है उस बाला रिश्ते का, इस कैफियत का नाम है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो यहां ये भी आप इंश्योर करना है कि आप पर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस भी नहीं है। नाउ द फर्स्ट पार्टी इन प्रेजेंस ऑफ ऑल सेंसेस and without caution, undue influence and fraud. अब आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इज़हार करें कि आप फ्रॉम योर हैंड टू द हैंड ऑफ अदर पर्सन, ये प्रॉपर्टी दे रहे, ट्रांसफर द above side, यानी कि मंदरजा बाला, the above side property to the hand of second party. Subject to फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। डिक्लेरेशन क्या आपने दी, आपको टर्म्स एंड कंडीशन देनी है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप अपनी उसकी कीमत का तयन करेंगे, मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे, डिलीवरी ऑफ पोजीशन की बात करेंगे, ट्रांसफर ऑफ द ऑल द ईजमेंट राइट्स अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी। ईजमेंट राइट क्या होता है, जो आपके ईजमेंट एक्ट के अंदर जो पढ़े थे, जो चार होते हैं, जो आपका रास्ते का हक होता है, जो आपका जो पानी का हक होता है, जो आपका हवा का हक होता है, रोशनी का हक होता है। ये चार राइट्स जो है ऐसे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के साथ ऑनरशिप हासिल करते ही आपके जुड़ जाते हैं, और ये हकूक ऐसे हकूक हैं जिसके बगैर आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। कि देखो ये एक बिल्डिंग है जो खड़ा मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं, अगर इसका जो इसमें कोई रोशनी ना आ रही हो, अगर इसमें हवा ना आ रही हो, अगर इसमें रास्ता ना आ रहा हो, तो ये बिल्डिंग किसी काम की है? ऑफ कोर्स के नहीं है। तो जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी होती है उसको बेनिफिशियल बनाती है, उसको सोलबल बनाती है, उसको आपके लिए फायदा देने वाली प्रॉपर्टी तभी हो जाती है जब उसमें आने और जाने का रास्ता मौजूद हो, जब उसमें हवा का रास्ता मौजूद हो, जब उसमें जो पानी का वो रास्ता जो है मौजूद हो, उसके अलावा रोशनी उसमें जो है वो आ रही हो, सो एंड सो। तो आपने वो सारी चीजें जो है आपने इन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर जब आपने मेंशन करनी होगी, ये चीजें जो है आपने उसको साथ ट्रांसफर करना है। तो टू द नेम ऑफ सेकंड पार्टी upon following terms and conditions. ये अब आपकी शराइत है। अब हम यहां तक जो है वो डिक्लेरेशन तक उसने जो 1000 है वो कर दिया है, यानी हमने नेम ऑफ द डीड को देखा, डेट एंड प्लेस देखी, नेम एंड द विद फुल डिस्क्रिप्शन को हमने देखा, नेम सेकंड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी हमने दी, उसकी पास हिस्ट्री आपको समझाई भी, दी भी, डिक्लेरेशन भी आपको समझाया भी और उसको दिया भी। एक दफा फिर इसको रीड कर देता हूं ताकि आपको ये जो बना रहे। अगर इसको उर्दू में कहेंगे तो हम यूं कहेंगे कि आप फ्री के अवल बकायमी होश हवा से खमसा बिला इकराम जबर बारमंदी खुद जायदाद तकरा बाला फिर ये दो के नाम बज़ेर शराइत पर जो वो मुंतकिल कर रहा है। और अगर इंग्लिश में आपने डीड आपको लिखनी होगी, आप लिखेंगे नाउ द फर्स्ट पार्टी इन प्रेजेंस ऑफ ऑल सेंसेस, जिन तमाम उसका देखने का, सुनने का, बोलने का, छूने का, सूंघने का, ये सारे जितने सेंस हैं उसके वो फंक्शनल है, वो बिल्कुल ठीक है। ये इसलिए आप मेंशन करते हैं कि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि वो जो है वो उसकी जो सेंस है वो फंक्शनल है, वो साउंड माइंड पर्सन है, जो कि रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये करने के बाद आप जो है वो फिर आप ये बात भी इंश्योर करेंगे कि जो सेक्शन 14 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि वो उसकी जो कंसेंट है वो फ्री है, वो फ्री फ्रॉम कोर्शन है, वो फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस है, वो फ्री फ्रॉम फ्रॉड एंड सो एंड सो।
तो ये बात करने के बाद फिर टर्म्स एंड कंडीशन पर आएंगे कि फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन जब अब इसको मैं बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन हम मेंशन करते हैं कि क्या शराइत उनके दरमियान हो सकती है मुमकिन तौर पर। मैं लिखता हूँ, बाकी तो यह है कि जब डीड सामने आती है, पार्टी आपके पास होती है, वो जो आपको बताती है कि हमने ये भी आपस में तय करना है, ये भी तय करना है, ये भी तय करना है, तो वो जो आप उस मुताबिक जो मेंशन करते रहते हैं। लेकिन जनरली कॉमनली जो है वो कुछ जो चीजें हैं वो मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ। नंबर 1, ऑफ कोर्स आपको कंसीडरेशन जो है उसका तय करना है कि इसकी कीमत कितनी है। तो कंसीडरेशन मोड ऑफ पेमेंट, ये इन पर पूरी यानी इसकी किसी हम लिख नहीं दे रहा, इस पर पूरा सेंटेंस बना के हमने मेंशन करना है कि कंसीडरेशन जो है कंसीडरेशन जरे बदल को कहते हैं। जो उस प्लॉट की कीमत जो है वो जो जरे बदल है। फिर जरे बदल में यह भी मेंशन करना है कि ये कौन सी करेंसी में आप ये चीज जो है वो कर रहे हैं। यानी जो लफ्ज़ हम लिखते होते हैं सिक्का राज पाकिस्तानी, वो इसलिए कि ये जो हमारा जो मामला हो रहा है ये पाकिस्तानी करेंसी में हो रहा है। अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप डॉलर मेंशन करेंगे, अगर आप किसी और करेंसी में कर रहे हैं, अगर आप पाउंड में कर रहे हैं तो आपने वो मेंशन करना है। वो इसलिए कि बाद का आप ये एग्रीमेंट कोई यहाँ कोई प्लॉट और मिल जाता तो नहीं और मैं दूसरा अपने रहने होते ना, ये एग्रीमेंट आपके बढ़ते हैं, ये डीड्स आपकी बढ़ती हैं, आप बाद का मल्टीनेशनल कंपनीज का आपस में जो वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, वो एग्रीमेंट करवा रहे हैं और वो जो अपने डील है वो डॉलर में कर रहे हैं या पाउंड में कर रहे हैं या किसी और करेंसी में, तो यू हैव टू मेंशन दैट करेंसी देयर। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल कि आप एक जो प्रॉपर जो डीड जाती है। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, उसके बाद डिलीवरी एक्विजिशन। कब्जा, कब्जे की जो मुंतकिली है वो आपने इसको इंश्योर करना है कि भाई ये कब करनी है और या कर दी है, पैसे कब देने हैं या दे दिए हैं। अगर दे दिए तो वो मेंशन करें कितने हैं, यहाँ ये देखेंगे कि कितने हैं, यहाँ ये कि दे दिए या देने हैं और देने हैं तो कब देने हैं, या ये कि डिलीवरी एप्लीकेशन के कब्जा आपने दे दिया या नहीं दिया, या नहीं दिया तो कब देना है, अगर दे दिया तो वो मेंशन कर देना या कब्जा आपने डिलीवर कर दिया है। उसके बाद ईजमेंट राइट, ये जो हक के असास होते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है वाला तमाम हकूक के असास जो मैंने पहले आपके साथ मेंशन किए उनके समेत जो आप मुंतकिल कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो मेंशन करना है एक टर्म आपने ये बात मेंशन करनी होती है कि जो फर्स्ट पार्टी है वो है अगर आज के दिन तक यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है फ्री फ्रॉम ऑल इन लीगल इनकम्ब्रेंसेस, यानी ये जायदाद ना किसी बैंक के पास जो रहन हुई है, ना किसी इन्वेस्टर के पास रहन हुई है, ना किसी जमानत के अंदर जो है इसको दी है, ना कोई रिलीज हुई है, ना इस पर कोई बारह का कोर्ट की तरफ से कोई बारह कानूनी है, ना रियासत की तरफ से कोई बारह कानूनी है, ये तमाम लीगल इनकम्ब्रेंसेस से फ्री है। यू हैव टू मेंशन द लीगल इनकम्ब्रेंसेस। बारह कानूनी ये आपने लाजमी मेंशन करना होता है और फिर ये भी मेंशन करना होता है कि अगर आज के मसलन यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो सकते हैं, गैस के मुख्तलिफ जो चीजें हो सकती हैं, तो अगर फिर अपनी ये भी लिखना होता है कि अगर आज के दिन तक इस पर कोई जिम्मेदारी हो, कोई बार हो, तो फर्स्ट पार्टी जो उसके लिए जवाबदेह होगी सो एंड सो। इसके बाद आपने फिर जो इसको करने के बाद आपने फिर जो लीगल क्लास है ये जो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन 4-5 मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ये ज्यादा भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है, तो जितनी भी होगी तो वो आपने उसको जो देख लेना है अकॉर्डिंग टू दी नीड एंड रिक्वायरमेंट जो आपकी पार्टी आपने उसको मेंशन करना है। इसके बाद हमारा टाइम जो ओवर हो गया है,
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जहाँ से आज सीक्वेंस अपना छोड़ा है वहाँ से हम कवर करेंगे लीगल एतराज, विटनेस करार, सिग्नेचर ऑफ द पार्टी और फिर उसकी तस्दीक का जो अमल है इंशाल्लाह वी विल शेयर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।